देखो क्या समझाया, अपने नोट्स खोल लो और नोट्स के अंदर नोट्स कैसे बनाना, वीडियो देखकर नोट्स बनाना। समझी बात है, मैं यहाँ तो रफ कर दूंगा, याद रखना बात। या मैं क्योंकि यहाँ सुनूंगा, मैं समझाऊंगा और सुनूंगा और सवाल बताऊंगा, सवाल ऐसा बनेगा। मैं समझाऊंगा और सुनूंगा और सवाल बताऊंगा कैसे बनेगा। कल कितने पॉइंट पढ़ाए थे बताऊँ मुझे? 6। आज 7वां पॉइंट हमारे पास। तो 7वां पॉइंट में पढ़ाने से पहले कल का रिवीजन करवाना चाहता हूँ। अपना नोट्स खोल कर रखो। समझी बात, सुन लो भाई ध्यान से, अच्छे तरीके से ध्यान से लगाओ। सवाल पूछो, पहला सवाल कि संविधान क्या है? संविधान पता क्या है? ये संविधान एक प्रकार, ये भी संविधान एक प्रकार का, ये वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट हो, संविधान कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट एक। और ऐसा दस्तावेज है उसके अंदर जो बात लिखी हुई, जो तत्व लिखे हुए, जो उपबंध लिखे हुए, जो प्रावधान लिखे हुए, ज्यादातर लोग प्रावधान बोल रहे, उनके आधार पर किसी भी देश के अंदर, संविधान सब देशों के पास हो, किसी भी देश के अंदर शासन प्रशासन चलाया जा। समझ बात, उन तत्वों के आधार पर या बिंदुओं के आधार पर जो उसके अंदर लिखे हुए, उस हम संविधान बोल रहे। याद रहेगी बात है। संविधान का एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज क्या हो, उसके अंदर लिखे हुए प्रावधान हो, उसके आधार पर क्या चलाया जाए देश का शासन प्रशासन। पता लग गया? मुंह से बोलते रहिए, नहीं तो ये शब्द भूल जाओगे। तुम्हारे लिए पहली बार ये शब्द आ रहे होंगे सामने। समझ में आया बात है? दूसरा मैंने तुम्हें बताया था, एक तो हो लिखा हुआ रहना, एक हो उसे व्यवहार में अपना लेना। लेकिन उस चीज को हमने व्यवहार में अपना लिया तो उसे बोले राज व्यवस्था। एक अलग किताब बना ली इसकी लिखी हुई बातों को। संविधान एक प्रकार का सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष का ये मतलब वो बात लिखी हुई सिर्फ व्यवहार में नहीं अपनाई, और जिस दिन भी व्यवहार में अपना ली तो वो बन जाएगी राज व्यवस्था। तो एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक हो इंडियन पॉलिटी, ये दोनों में अंतर है। एक तो हो कि बात लिखी हुई, एक उसे व्यवहार में अपना लिया। इसमें लिखा हुआ कि भारत के सभी नागरिकों को समान, सभी नागरिकों के साथ कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, समान व्यवहार करना होगा। तो क्या समान व्यवहार कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हुआ सैद्धांतिक पक्ष। अगर उसे व्यवहार में अपनाया, हाँ सब व्यक्ति एक समान हो गए, इसका मतलब हाँ यार ये व्यवहार में आएगा तो राज्य व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? राज्य व्यवस्था। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? इतना कल मैंने तुम्हें समझाया था, और भी समझाया था मैंने तुम्हें। क्या समझाया था? तो दूसरे पॉइंट में क्या बताया था? संविधान कितने प्रकार के? 2। एक तो होगा हमारा, एक अलिखित संविधान होगा। लिखित संविधान जो होगा ना, लिखित संविधान ऐसा होगा, वो एक योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होगा। जिस देश में भी लिखित संविधान होगा वहां पक्का संविधान सभा होगी। जिस देश में संविधान लिखित संविधान होगा ना, ध्यान तो सुन लेना, ये सवाल ऑप्शन में पूछे हुए। लिखित संविधान वाले देशों की क्या पहचान हो? दुनिया में जितने भी देश है, क्या तो उसके पास लिखित संविधान होगा या अलिखित संविधान होगा। और जहां भी लिखित संविधान होगा वहां संविधान सभा होगी, और संविधान सभा ने बैठकर योजना बनाकर वो संविधान तैयार करा होगा। जिसका भारत का संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें योजना बनाई गई थी, तैयार करा था। और जहां अलिखित संविधान होगा ना, वो योजनाबद्ध तरीके का परिणाम नहीं होगा। आज तो अलिखित संविधान का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन हो सकता अगले साल सब कुछ बदल जाए। समझ बात है? अलग अलग दस्तावेजों में, जो अलिखित संविधान वाले देश हो ना, उनके पास अलग अलग दस्तावेज हो, अगले साल कुछ और कानून बन जाऊंगा, अगले साल कुछ और कानून बन जा। लोग सोचो कि अलिखित संविधान का मतलब होगा, जैसे ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है, उनकी महारानी जो बोल लेगी वो कानून बनना है वहां भी। आज भी वे जो बैठे ना, मैं आपस में बैठ के, पिछले साल का इनका कानून कुछ और था, इस साल का कुछ और। तो अलिखित संविधान वाले देश में जो सबसे पुराना संविधान है, समझ बात है, सबसे पुराना जो संविधान है वो अमेरिका का लिखित संविधान 1787 बना था, आज तक नहीं बदला। केवल 4 अनुच्छेद है उसमें, केवल 4 अनुच्छेद। तुम सोचोगे हाँ, और हमारे 395 अनुच्छेद। अब सोच लेता, लेकिन उस 4 अनुच्छेदों के अंदर बहुत सारे भाग हैं। सही बात है। एक तो हमने चैप्टर का नाम लिया 4 चैप्टर, उनके अंदर बहुत सारे चैप्टर। वो भारत के संविधान से भी बड़ा बैठा जाएगा, समझ में आया बात है। लेकिन भारत के संविधान से बड़ा कोई संविधान नहीं है। भारत का संविधान, भारत का कानून सबसे बड़ा कानून है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमारे कानून में लिखी हुई। पूरी दुनिया के लोग हमारे कानून से सीख लेने जाए। अब समझ नहीं बात, कुछ लोग आलोचना भी करें इतने बड़े कानून की जरूरत क्या थी, वो हम बाद में बात करेंगे। हम मेन जाना हम पर्सनों पर, हम पर्सन हो जा हमारे, और नॉलेज भी इतनी तो हो जा, कहीं बोलने लायक हो जा। सही। 7वां जो पॉइंट, अगले पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताओ मैंने क्या लिखा था? तीसरा पॉइंट, हाँ उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। सुन लो, तुम तैयारी करोगे, यहाँ आओगे, यहाँ तैयारी करेगा, संविधान यहाँ जाएगा, कानून यहाँ जाएगा। तुम तैयारी करो, यहाँ आओ, समझ बात, तो कानून तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम पर ना प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कानून के द्वारा। अब कोई इंसान तुम्हें डरा रहा तो किसकी धमकी देगा? कानून की। समझ बात है। और सबसे बड़ा कानून कौन सा? संविधान। क्योंकि न्यायपालिका के अंदर जो जज बैठे हुए ना, वे भी सब कुछ संविधान के भीतर झांक कर देखेंगे। जज साहब संविधान के भीतर जाकर देखें, अच्छा तुमने संविधान का उल्लंघन करा, कौन हो तुम? जी मैं मोदी सरकार का व्यक्ति हूँ। उल्लंघन करा, कौन हो तुम? जी कांग्रेस सरकार का व्यक्ति हूँ। अच्छा, तो जज साहब झांकेंगे, इसमें उल्लंघन करा, चलो रद्द कर दो, चलो इसे सजा सुनाओ। संविधान के अनुसार काम होना चाहिए। ये काम हो न्यायपालिका का, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। जुडिशरी तो जुडिशरी का काम हो हमारा। बात समझाइए। तीसरा पॉइंट बताओ क्या बता? अगला चौथा पॉइंट,
5 देशों के नाम बताए थे जहां लिखित संविधान है, लिखित संविधान लिखवा देते मैंने तुम, ठीक। दूसरे अगला छठा पॉइंट बताओ, तो चौथा पॉइंट सरकार के बारे में बताया था। किसी भी देश में अगर संविधान होगा तो संविधान को चलाने के लिए कोई चाहिए, तो सरकार होगी। और सरकार के 3 अंग होंगे, एक तो होगा विधायी पालिका, एक होगा कार्यपालिका, एक हो न्यायपालिका। जो विधायी पालिका ना उसका अंग हो, उसका जो अंग हो, एक तो हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की, और उसके बाद एक राष्ट्रपति हमारा। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करने का ना तब तक वह चीज बिल ही कहलागी, और जिस दिन वह साइन कर दिया तो एक्ट बन जाएगा, एक्ट, उसे बोल देंगे अधिनियम। समझ? अच्छा, अधिनियम कह दो, कानून कह दो और विधि कह दो, कोई अंतर नहीं है इसमें। अधिनियम, कानून और विधि एक ही सिक्के के तीनों पहलू है। समझ में आई बात है? बस थोड़ा बहुत अंतर हो ना, वो तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आई है? जब तक विधेयक क्या आएंगे ना तो लोकसभा में रखा हुआ हो, राज्यसभा में रखा हुआ, अब तो उसे पास नहीं करा क्योंकि आधे ज्यादा सदस्यों ने साइन नहीं करे। राष्ट्रपति के पास रखा हुआ, साइन नहीं कर, जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दिए वो अधिनियम बन जाएगा। बात समझ में आई है? यहाँ तक मैंने पढ़ा था, और भी पढ़ाया कुछ, और क्या पढ़ा था? जो संविधान है ना वो एक गतिज और चलायमान दस्तावेज है, इसमें हमेशा संशोधन के प्रावधान खुले रहते हैं, इसमें हम बार बार संशोधन कर सकते हैं। और आज तक 106 बार संशोधन हो चुका है, 106 बार संशोधन हो चुका है। कितने पॉइंट पढ़े मैंने? 6। आज 7वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी सवाल बनेगा। 7वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये हाँ 7वां पॉइंट लिखना बहुत कम, समझना बहुत ज्यादा, और समझाना भी मुझे। संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति, ये भारत के संविधान की बता रहा हूँ। फिर हम भारत पहले दुनिया का पढ़ेंगे, फिर भारत का पढ़ लेंगे। संविधान की प्रकृति, जैसे किसी देश के संविधान की प्रकृति होगी ना वैसे उसकी राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। जैसे किसी देश की संविधान की प्रकृति होगी वैसे उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। यानी अगर किसी देश का संविधान है ना उसकी प्रकृति जैसी राज्य व्यवस्था की प्रकृति जैसी होगी। एक बात बताओ, इस किताब के अंदर जो बातें लिखी हुई तो ये तो धरातल पर लागू होगी। अगर इसके अंदर बेकार बातें लिखी होगी तो बेकार बातें लागू होगी, अगर इसके अंदर अच्छी बातें लिखी हुई तो अच्छी बातें लागू होगी। सही बात है। इसमें लिखा हुआ क्या कि दुनिया में, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है और वो सरकार तक सवाल पूछ सकता है, चाहे कोई सा भी सवाल पूछे। इसमें लिखा हुआ नहीं तो इसका मतलब हम पूछते भी सवाल, पूछते नहीं हम सवाल। समझ बात? वह बात अलग, मीडिया ने पूछना बंद कर दिया हो। समझ की बात है? तो जैसी संविधान की प्रकृति वैसी राज्य व्यवस्था की क्या होगी, प्रकृति होगी। लेकिन यहाँ तक सवाल पता क्या पूछा गया कि किसी भी देश के जो संविधान की प्रकृति है 3 प्रकार की हो सके। ध्यान तो सुन लेना, मैं तुम्हारा नंबर लगाना बनो। किसी देश का जो संविधान है उसकी नेचर, प्रकृति कैसी। हम बैठे लड़का बैठा हुआ, इसका नेचर कैसा, इसकी प्रकृति कैसी। जैसे इसकी नेचर होगा ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करेगा। सही बात है। कुछ लोग वैसे देखो बात करो उनके साथ ऐसा लगेगा अभी काटने को तोड़ेगा, और कुछ लोग इतने खतरनाक हो, इतने उनका चेहरा देखते ही चेहरे पे स्माइल आ जा, बात करो तो अच्छा लगे। सही बात है। तो जैसा जिसका व्यवहार प्रकृति होगी ऐसा तो व्यवहार करेगा हो। तो जैसी संविधान की प्रकृति होगी ऐसा ही संविधान व्यवहार करेगा। अगर संविधान की प्रकृति अच्छी होगी व्यवहार भी अच्छा करेगा। अब ये सवाल पूछा जाएगा, प्रश्न क्या था बनेगा, निम्नलिखित में से संविधान की प्रकृति कौन सी है। पहला ऑप्शन एकात्मक, दूसरा ऑप्शन संघात्मक, तीसरा ऑप्शन अर्धसंघात्मक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बच्चा कंफ्यूज, ना तो उसे संघात्मक का मतलब पता, ना उसे एकात्मक का मतलब पता, ना उसे अर्धसंघात्मक का मतलब पता। समझ में आया बात है? और किसी को भी यही समस्या खड़ी हो जा। अब इसका मतलब समझो क्या है। तो संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की हो सके, 3 प्रकार का हो सके। कोई भी देश का संविधान, भारत की नहीं, फिर भारत की बताऊंगा क्या है। किसी भी देश का जो संविधान की प्रकृति, इतना सही लिखना बस, चार्ट में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या तो संविधान एकात्मक हो सके, एकात्मक पूछोगे जाकर, नो बजाइएगा संविधान की प्रकृति कैसी हमारी, पता ही नहीं, रट्टा मारो बैठा है दूसरा बता। एकात्मक क्या तो होगी, संघात्मक, संघात्मक क्या होगी, अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक, ठीक। इसे बोलेंगे यूनिटरी, इसे बोलेंगे फेडरल, इसे बोलेंगे क्वासाई फेडरल। ये यूनिटरी होगी, फेडरल, क्वासाई फेडरल। इसका मतलब समझेंगे क्या मतलब हो उसका। किसी भी देश का जो संविधान हो एकात्मक हो सके, किसी भी देश का संविधान हो जो अर्धसंघात्मक हो सके, किसी देश का जो संविधान हो वो अर्धसंघात्मक हो सके। क्वासाई फेडरल, ये क्वासाई फेडरल है, यो फेडरल। अब भारत का जो संविधान है ना वो पता कैसा, वो संघात्मक है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगने का एकात्मक का मतलब क्या है, संघात्मक का मतलब क्या है, एक अर्धसंघात्मक का मतलब क्या है, इसका मतलब तुम्हें ये नहीं पता लगने का फिर संघात्मक कैसा। क्योंकि भारत के संविधान पर आरोप लगाया जा कि वो एकात्मक है। कुछ लोग कहते हैं अर्धसंघात्मक, कुछ लोग कहते हैं संघात्मक।
जब संविधान सभा चल रही थी 384 मेंबर बैठे थे, यह बात अम्बेडकर तक पूछी गई थी, तुमने संविधान तैयार कर दिया तो बताओ इसकी प्रकृति कैसी, कैसा नेचर है इसका। तो अम्बेडकर ने साफ साफ जवाब दिया था। अम्बेडकर, केसी वीयर, बहुत सारे राजनेता थे जो संविधान सभा के अंदर बैठे हुए थे। उसने कहा भारत का संविधान संघात्मक, और संघात्मक का मतलब केंद्र में जिसकी सरकार होगी ना वो सारे राज्यों को एक साथ लेकर चलेगी। समझ बात। अमेरिका में नहीं ऐसा है। अमेरिका की संविधान की प्रकृति अर्धसंघात्मक, वहां इस तरह जो राज्य ना वो भी अपना अलग ही काम कर रहे हैं। वे जब चाह अमेरिका तो तब अलग हो जा। हमारे यहाँ कोई भी राज्य चाहेगा भारत से अलग नहीं हो सकता। सही बात या। तो भारत का जो संविधान है ना, वो भारत का संविधान है, उसकी प्रकृति संघात्मक। अगर केंद्र में जिसकी सरकार है ना, इसीलिए तो बार बार कहते हैं, जब मोदी जी की सरकार आई थी उन्होंने कहा था कि मैं टीम इंडिया का मतलब मैं सबको साथ लेकर एक साथ विकास करूंगा। सही बात है। इसका मतलब वे कहना चाह रहे कि संघात्मकता को प्रदर्शित कर रहे हुए संविधान के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई। इसका मतलब राज्य ने जो राज्य यहाँ के राज्य हैं, ये चाह कभी भारत देश से अलग नहीं हो सकते, चाह कभी अलग नहीं हो सकते। यह बात संविधान में लिख रखी। यह बात अम्बेडकर ने कही थी संविधान सभा में खड़े होकर कि भारत के संविधान की प्रकृति संघात्मक, और ये जो राज्य ने ये चाह कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका में पता कैसा, वहाँ का जो राज्य हो ना, वहाँ का राज्य हो, वो जब चाहे उससे अलग हो जाएगा, अपना अलग ही प्रशासन चलाना स्टार्ट कर देगा। कहेगा मैं तुम्हारे अधीन हूँ लेकिन प्रशासन मैं अपना अलग चलाऊंगा। यहाँ नहीं, केंद्र में जो सरकार, केंद्र में अगर आयुष्मान कार्ड बांटे गए ना, राज्यों को बांटना मजबूरी, बांटने ही पड़ेंगे। ये हो संघात्मक, सबको साथ में लेके चलना, उसे संघात्मक बोल रहे। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी, संघात्मक। एकात्मक का क्या मतलब, सारी चीजें एक ही हाथों में चली जा, सारी चीजें एक ही हाथों में चली जा, सारा काम केंद्र सरकार, सारा काम केंद्र सरकार, सारा काम केंद्र सरकार, सारा काम केंद्र सरकार चल रही। तो उस संविधान की प्रकृति हो एकात्मक। ऐसा पता कहाँ हो, ऐसा हो अमेरिका में, वो सारा वहाँ का राष्ट्रपति पावरफुल हो, सारा काम राष्ट्रपति करेंगे, सारी चीजें राष्ट्रपति के हाथों में। तो वहाँ के संविधान की प्रकृति कैसी, एकात्मक। क्योंकि देखो जो संविधान में लिखा हुआ, उनके संविधान में लिखा हुआ कि सारी पावर राष्ट्रपति के हाथों में होगी, और वही उनके वहां व्यवहार में दिखाई दे। जैसी संविधान की प्रकृति वैसी राज्य व्यवस्था की प्रकृति, वही व्यवहार में दिखाई दे। सारी पावर राष्ट्रपति पावरफुल। जो बाइडन है वहां के जो राष्ट्रपति इस टाइम वर्तमान समय में जो बाइडन है, सारी पावर उनके हाथ में। अभी आए थे हमारे यहाँ से, सही बात है, G20 की मीटिंग में आए थे, नहीं आए थे, तो सारी प्रकृति उनकी, सारी जो पावर है उनके हाथ में हो। हमारे यहाँ नहीं आता ऐसा ना। हमारे यहाँ जो पावर है ना, केंद्र सरकार की पावर अलग है और जो राज्य सरकार की पावर है उसकी अलग है, और जो सभी डिवाइड कर रखा है। डिवाइड करके छोटे छोटे राज्य में आओगे तो फिर बोलो जिले स्तर पर देखो, और जिले के साथ ब्लॉक पर देखो, और ब्लॉक से आओगे तो फिर ग्राम पंचायतों में देखो। ऐसे बांट रखा हमारे पास, और सब एक साथ जुड़े हुए, और कोई भी चाह कर अलग नहीं हो सकता, और आम जनता तक पहुंचेंगे। देखा नहीं हमारे गांव यहाँ से किस तरह का प्रावधान है। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होगा, केंद्र की सरकार होगी, फिर राज्यों की सरकार होगी। राज्य में जाओगे ना, अंदर जाओगे तो राज्य में जाओगे, फिर जिला पंचायत मिलेंगे, जिला पंचायत में जाओगे क्षेत्र पंचायत मिलेगी, जिसे बीडीसी क्या होगा, क्षेत्र पंचायत के नीचे ग्राम पंचायत मिलेगी, ग्राम पंचायत में प्रधान मिलेगा, और प्रधान के नीचे आओगे ना, प्रधान के नीचे मेंबर मिलेंगे, और वे मेंबर एक गली गली के मेंबर बना रखे। वे यही तो जनता तो जुड़ जाना, यही तो जनता तो जुड़ जाना। ऐसा संविधान, ऐसी प्रकृति की संविधान बनी है कि जनता तो इतना जुड़ा हुआ, ये हमारे देश में, और उस किताब में लिखा हुआ, संविधान की किताब में सारा ऐसा प्रावधान। तो अगर तमीज से काम करो ना, तमीज से काम करो, तो नीचे तले को पूरा सिस्टम सुधर जा। समझ बात। उनके यहाँ पता क्या हो, उनके यहाँ अगर कुछ बात पता नहीं हो ना, तो सीधा वहाँ राष्ट्रपति कार्यालय में जाना पड़ा। लेकिन वहाँ के लोग बहुत जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति। यहाँ तुम जो बैठे होगे किसी को अपने मौलिक अधिकार नहीं बताओगे, 6 के 6 बताइए, अरे कोई सा पता ही नहीं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे ने, कक्षा 5 के बच्चे संसद में छाती पे चढ़कर आंदोलन करा। कक्षा 5 के बच्चे राष्ट्रपति के घर पर जाकर चढ़े जा आंदोलन करने खातर, और तुम क्या कहो, अरे भाई किसी की लड़ाई में नहीं जाया करते। तो इतने जागरूक हो वहां के लोग, कहते नहीं हरे माँ। तो पता लग गया सवाल यही है। पूछो भारत के संविधान की प्रकृति संघात्मक। पूछो संघात्मक का मतलब क्या हो, संघात्मक का मतलब प्रशासन बटा हुआ, और ये 4 राज्य ने चाह कभी अलग नहीं हो सकते हैं। सही बात या। और जो हमारे यहाँ प्रशासन है किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं है, जो प्रशासन है उसे बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है। समझ गए। एक बार समझ होगी, 10 मिनट तो लगेगी समझाने में, एक बार क्लियर होगी। और संघात्मक का क्या मतलब है, अर्धसंघात्मक का मतलब कुछ ऐसे प्रावधान जो एकात्मक, कुछ ऐसे प्रावधान जो अर्धसंघात्मक। सही बात है। उस अर्धसंघात्मक बोल रहा यो है ही। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछेगा, निम्नलिखित से भारतीय के संविधान की प्रकृति कौन सी है, आंसर है संघात्मक। क्योंकि जिन्होंने संविधान तैयार करा उन्होंने संविधान सभा में खड़े होकर लेक्चर दे दिया, तो इससे बड़ी क्या बात है। समझ नहीं बात है। तो भारत के संविधान की प्रकृति कैसी, संघात्मक। इसमें मैंने टिक लगाया, इतनी बातें समझ जाओगे ना। सही बात है। तो चाह के भी हमारे राज्य, स्टेट, ये सब अलग नहीं हो सकते। अगर देखिए बड़े सवाल पूछा सर, इन्होंने कहा कि भारत का राज्य अगर भारत में शामिल होना है तो उसका स्वागत है। सिक्किम का नाम सुना जाने, सिक्किम को इस तरह हमने शामिल करा। वो पहले शहर राज्य था, हमारा हिस्सा नहीं हुआ करता, तिब्बत का हिस्सा था, वो नेपाल तिब्बत के हिस्से में हुआ था, उन्होंने फिर हमें दे दिया वो हिस्सा। सही बात है। मणिपुर भी इस तरह शामिल हो रखा है। राज्य एक तो केंद्र,
जब हम इंपॉर्टेंट बात देखो, पर्सन इस तरह में तो सवाल पूछ रहे हो तुम, राज्य की जब भी बात करेंगे, जब भारत का संविधान पड़ेगा वहाँ राज्य शब्द तो यहाँ जब बात करेगा व्यवहार में, तो इसका मतलब राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये हमारा यूपी, मध्य प्रदेश, ये तो राज्य होंगे जब वैसे व्यवहार में बात करेगा। लेकिन जब पॉलिटी में लिखा हुआ ना राज्य, तो राज्य शब्द वहाँ केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है। केंद्र का मतलब केंद्र सरकार, केंद्र की सरकार, सारे के सारे राज्य मिलेंगे, मोदी सरकार को केंद्र सरकार बोल लेंगे। समझ बात है, जो किस देश पर जो शासन कर रही है वह केंद्र सरकार इस टाइम, उसे कार्यपालिका बोल लेंगे, जो शासन कर रही देश पर वही ये केंद्र सरकार, उसे बोल लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे बोल लेंगे। समझ बात, एक तो हो राज्य सरकार की नौकरी, या राज्य सरकार उत्तराखंड में नौकरी कर रहे, यूपी में नौकरी कर रहे, एक वो सेंट्रल की नौकरी। सेंट्रल की नौकरी का मतलब भाई केंद्र में नौकरी कर रहा पूरे भारत में कहीं भी, उसके वेतन भत्ते भी लोगों। पहला सवाल बन चुका है यहाँ का, संविधान की प्रकृति कैसी, संघात्मक। बात समझ में आई है? ठीक, बताओ बात समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भारत के संविधान की प्रगति कैसी भैया? 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, पता लग गया? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये हो कि यार जो भारत का संविधान है इसमें संघात्मक, संघात्मक तो पता लग गया। अगला पॉइंट कि जो भारत का संविधान है यार यो, कि भारत के संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान का मतलब क्या है? एक बार थोड़ा और डिटेल से जानना पड़ेगा, थोड़ा सा और गौर तो समझना अच्छे तरीके से। लिखित संविधान, अलिखित संविधान का मतलब जहाँ लिखित, जो एक तो हमारे पास संविधान है, सुनूंगा मैं तुमसे क्या बताया मैंने तुम्हें, एक है लिखित, लिखित संविधान, एक वो अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान। लिखित संविधान में पता क्या होगा? लिखित संविधान में होगा ये एक योजना बनाने के बाद बनाया गया, योजना बनाई गई थी हमारे यहाँ से। और योजना क्या बनाई गई थी? जहाँ लिखित संविधान होगा वहाँ पक्का संविधान सभा होगी, जहाँ भी लिखित संविधान होगा वहाँ संविधान सभा पक्का होगी, संविधान सभा। अब बताओ हमारे यहाँ ना जब संविधान बनाया गया था तो संविधान सभा बनाई गई थी, देश के कोने कोने से लोग बुलाए गए थे और उनको बैठाया गया था संविधान सभा में। तो यहाँ संविधान सभा पक्का होगी, और यहाँ संविधान सभा होने की संविधान सभा नहीं होगी। हमारे यहाँ संविधान सभा है नहीं। अब जा ऐसे सवाल पूछेगा, संविधान सभा अब नहीं है, जब संविधान बनाया गया था तब संविधान सभा थी। वह संविधान सभा अब जब संसद में कन्वर्ट होगी, वही संसद बनेगी। हाँ, जब सिग्नेचर हो गए, दिल्ली के अंदर वही तो संविधान सभा, ये दिख रही जो, हाँ यहाँ संविधान सभा नहीं, संविधान सभा नहीं होगी। हाँ, संसद ही संविधान सभा, लेकिन 1950 के बाद, ठीक। उसके बाद जो लिखित संविधान है और ये अलिखित संविधान है। लेकिन जो लिखित संविधान है ना, वो योजनाबद्ध तरीके का परिणाम है, योजना बनाई गई तब जाकर बनाया गया, योजना का परिणाम। यहाँ क्या भाई, योजनाबद्ध तरीका परिणाम नहीं। ये 8 पॉइंट हो गए। सवाल क्या पूछेगा? सवाल ही पूछेगा जहाँ लिखित संविधान हो वहाँ संविधान सभा हो। आपका आंसर होगा यस, संविधान सभा थी। यहाँ से जब संविधान बनाया गया था तो यहाँ संविधान सभा थी, ठीक। तो 8 पॉइंट हो गए। 8वें पॉइंट के बाद मैं 9वें पॉइंट पर जा रहा हूँ, और यहाँ 9वें पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर ये समझ में आएगा ना, जो 9वां पॉइंट जो समझाने जा रहा हूँ, जो समझे भारत का पूरा संविधान, भारत का नहीं पूरी दुनिया का संविधान समझ में आ जाएगा। देखो अब हम सरकार का स्वरूप समझेंगे। अगर किसी देश में संविधान होगा तो वहाँ सरकार भी होगी। हमारे यहाँ सरकार भी है, अमेरिका में भी सरकार है, इंग्लैंड में भी सरकार है, सरकार नहीं है। और सरकार किसी भी देश में 2 ही प्रकार की हो सके, 2 ही प्रकार की संविधान हो, सरकार हो सके। आगे समझिए, थी वाह, ऐसा पूछने का ही नहीं समझ, क्योंकि मैं संविधान सभा पूरी पढ़ाने वाला हूँ तुझे। अभी थोड़ा सा टाइम दे तू मुझे। योजना बनाने के बावजूद ये बनाया गया कि इसके पीछे बहुत मेहनत हो रखी है, घंटों घंटों मेहनत हो रखी है। हम कई साल तक पीछे फिरेंगे अंग्रेजों के कि भाई हम अपना संविधान बनाना, हमें संविधान बनाना, संविधान। उन्होंने परमिशन नहीं दी बिल्कुल भी। जब कैबिनेट मिशन आया ना तब हमें संविधान सभा बनाने की परमिशन मिली।
समझ में आई बात? या उन्होंने मान लिया फिर हाँ चलो भाई तुम अपना संविधान बना सकते हो, योजना बनी नहीं पहले, तो योजनाबद्ध तरीका परिणाम जहाँ लिखी संविधान हो वहाँ कोई योजना नहीं होती। हाँ अभी एक पर्सन हो रहा है, कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन यो था कि जब अंग्रेज थी ना, अंग्रेजों की जब सुनते रहो इस तरह मेरे तो सवाल पर सवाल पूछने, इन्हें पूछा कैबिनेट मिशन क्या हो। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन वो मिशन था, उसमें बहुत सारे लोगों को भेजा गया कि जाओ भारत का सर्वे करके आओ, पता करो क्या वाकई में वहाँ संविधान बनने की जरूरत है या अंग्रेजी सरकार बनते राज करती रहेगी। अंग्रेजी सरकार की जब लड़ाई बज रही थी ना, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उनकी जो सेना, इंग्लैंड की सेना, वह इतनी उनके पास सारे सैनिक खत्म हो चुके थे। समझ बात? जब आपस में पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, दो कुछ देश एक तरफ थे, कुछ देश एक तरफ थे, तो इंग्लैंड की सेना को सैनिक चाहिए थे और सैनिक मिलेंगे भारत में। समझ बात? या तो इनकी मजबूरी बन गई। क्या मजबूरी बन गई कि भारतीय लोगों ने पता क्या कहा? भारत के लोगों ने कहा हम तुम्हारा साथ देंगे जरूर, तो पहले हमें संविधान सभा बनाने की परमिशन दो। तो इस तरह 1946 तक बात टालते रहे। 1946 में आगे जब कैबिनेट मिशन आया, एक बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भारत का सर्वे कहा, उन्होंने कहा तुम भाई अपना संविधान बना सकते हो। ये था कैबिनेट मिशन। समझ नहीं बात? यहाँ तुम्हारे हर सवाल का उत्तर है, चाहे तुम उल्टा सवाल पूछो चाहे सीधा सवाल पूछो। और ये सवाल आज अंदर रह गए ना, सवाल अंदर रहेंगे तो पूरी जिंदगी अंदर रहेंगे सवाल। ये समझ में आया बात है? लेकिन सर ये आगामी में तुम्हें डिटेल से पढ़ाऊंगा, आगे भी डिटेल से पढ़ाऊंगा। 90 नंबर का जो पॉइंट है, जो सरकार हो ना, सरकार उसके दो रूप हो। किसी भी देश में जो सरकार हो, सरकार के दो रूप हो। एक हो संसदात्मक रूप, संसदात्मक रूप, नाम याद नहीं करा तो कठिनाई पैदा हो जाएगी, पेपर में मिलेगा नाम। एक हो अध्यक्षात्मक रूप, अध्यक्षात्मक, सरकार के दो रूप हो। एक और सरकार का संसदात्मक रूप, एक और सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। इसे इंग्लिश में क्या बोल लो? इसे बोलो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसे बोलो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो किसी देश में जाओगे ना तुम, दो कोई बात नहीं, समझ ले पहले, तो गूगल से भी लिख सको, समझ में बात? या तो किसी भी देश में जाओगे वहाँ दो प्रकार की सरकार मिलेगी तुम्हें। अब देखो, अब तुम आज समझ में आएगा कि अम्बेडकर कितने दूरदर्शी थे, अम्बेडकर का कितना महत्व है इस देश को आगे बढ़ाने में। अब लोगों को समझ में आएगा अम्बेडकर क्या चीज़ है। समझ में आया बात? या इसे सीखना चाहिए, जो अम्बेडकर से नफरत करते हो उन्हें सीखना चाहिए भैया। तो आज तुम्हें समझ में आएगा अम्बेडकर कितनी बड़ी चीज़ है और कितना गहरे तक जाकर सोचा उसने। किसी देश में सरकार के दो रूप मिलेंगे तुम्हें, किसी देश में। अब तुम सोच रहे हो भारत में कौन सा संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक है, तो पहले बता दूं ये हो संसदात्मक स्वरूप। समझ बात है? लेकिन ये पता तो होना चाहिए तुम्हें संसदात्मक रूप है क्या, ये अध्यक्षात्मक रूप है क्या। समझ में आई बात? या अब समझते हम संसदात्मक रूप क्या हो। सरकार हो ना, जो सरकार के तीन अंग हो, जो सरकार हो ना, सुन लो ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके से। सरकार के तीन अंग हो हमारे पास, सरकार के तीन अंग हो हमारे पास। एक हो विधायपालिका, विधायपालिका, एक हो कार्यपालिका, क्रम वाइज चलो, कार्यपालिका। इसका काम मैंने तुमको कल बताया था, इसका काम हो कानून बनाना, इसका काम हो कानून का पारिपालन करना, कार्यपालिका। और तीसरा हो न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसका ना लागू करना नहीं, इसका काम तो हो कि संविधान के आधार पर जो कानून बनाए गए, संविधान के आधार पर उनकी समीक्षा करना, देखना सही क्या है गलत क्या है, ये बताएगा न्यायपालिका। ये तो सबकी नाक में दम कर रखा। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, किसी देश में जो सरकार हो उसकी तीन रूप हो, एक तो विधायपालिका, एक हो कार्यपालिका, एक हो न्यायपालिका। इन्हें सब जगह मिलेंगे तुम्हें। और ऐसा ही सिस्टम मिलेगा राज्यों में। राज्यों में मांगो तुम, राज्य की विधायपालिका होगी, राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्य की न्यायपालिका होगी। राज्य की न्यायपालिका हमारे हाई कोर्ट नैनीताल है, समझ में। अगर कल्लू अगर सोमपाल की लड़की लेकर भाग गया तो कोर्ट मैरिज करना हो, नैनीताल बन जाते नहीं क्या? समझ बात है? वो न्यायपालिका नहीं, वो करेगा नहीं है कि हम फलाने लोग दिक्कत कर रहे हैं तो विधायक। हाँ सरकार के तीन रूप है, हाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ तो मैंने तो कल पूछ रहा था, जैसे मेरा भाई छोटा था, हाँ तो मैंने कहा तीन रूप में, रूप नहीं, खाली सरकार क्या हो, खाली मतलब सरकार क्या हो। सरकार क्या, सुन लो, ये भी सरकार, हर वो चीज़ सरकार है। सही बात, जहाँ किसी का कोई अधिकार नहीं है, जहाँ किसी का कोई अधिकार नहीं है वो सरकार है। दिखा गूगल पर क्या लिखा हुआ, वही चीज़ दिखा, हर चीज़ सरकार है। द ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल कंट्रोल एंड कंट्री। यूँ कह रहा है कि जो ना, जहाँ हर चीज़, जहाँ किसी का नियंत्रण नहीं है, कुछ चीज़ ऐसी जो तुम्हारे नियंत्रण में, कुछ चीज़ ऐसी जहाँ किसी का नियंत्रण नहीं है, वो सरकार के नियंत्रण में। बात तो वही कह रहा हूँ मैं, सही बात है। ये रोड जा रही है, किसकी? तेरे बाप की है, मेरे बाप की है, किसकी है? सरकार की। ये सरकार है, किसी कंट्रोल है इस पर, तो ये तो लिखा हुआ, घुमा फिरा के बात वही लिखी हुई जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें।
ये सरकारी नल का खड़ा हुआ किसका हो? सरकार का। भाई ये बताना, यही सरकार है। विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हर देश में मिलेगी तुम्हें, जहां भी सरकार होगी। तुम यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी। विधायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भाई यहाँ एलिगेशन संविधान है भाई जी, वहाँ भी होगा। सब जगह होगी। जो देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा है, जहाँ एली की संविधान है वहाँ भी होगी। हाँ पक्का होगी, सरकार पक्का मिलेगी। क्या तो वहाँ संसदात्मक प्रकार की सरकार होगी, क्या अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार होगी? अब गौर तो सुन लेना क्या कह रहे हैं, उसको जा रही। जहाँ संसदात्मक प्रकार की सरकार हो ना, जहाँ वो विधायपालिका और कार्यपालिका, देखो ध्यान से समझना, विधायपालिका को बांट लेते हैं हम। विधायपालिका को दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो लोकसभा, लोकसभा, एक और राज्यसभा। और तुम्हें बताइए राज्यसभा है, राज्यसभा, लोकसभा में 543 सीट, 543, इसमें कितनी 250 सीट। एक राष्ट्रपति हो साइड में, सही बात है, वो भी विधायपालिका का हिस्सा हो। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जिसे बोल लो, प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति है, याद रहेगी बात है। विधायपालिका का हिस्सा कौन कौन हो? एक तो लोकसभा, एक हो राष्ट्रपति। और लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला इन्हें संसद बना। संसद इन दोनों तो मिला के बना। अगर सोचो संसद क्या है, तो संसद ये हो ना, संसद, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा एक तरफ या राज्यसभा, भाई ये लोकसभा होगी या राज्यसभा होगी, ये संसद। पता लगा संसद में कितने अंग, संसद में 2, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा, वो संसद। यही तो है 543। तुमने तो वोट डाल के भेजा है ना, अगले साल जो चुनाव होने वाले 543 के तो वोट डाल लोगे तुम। मोदी के पास 330 है, समझ 330 सदस्य मोदी के संपर्क में, वो जो चाहो वो बिल पास करवाया वहां तक, और पास करवाने खत्ता चाहिए 273। ये तो क्या पूर्ण बहुमत की सरकार है, सही बात है। और राज्यसभा में इनका बहुमत है, जो चाहो वो बिल पास करवाया। राष्ट्रपति भी फिर इनका ही है, इन्होंने खुद बनाया रखा है। राष्ट्रपति उसका बनना जिसके पास ज्यादा सीट हो, अब फिर जो सा चाहो वो बिल पास करवा लो। जब तो इनकी तानाशाही चल रही, लोग आरोप लगाते हैं इनकी तानाशाही चल रही, समझ ये बात यार। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार कठिनाई पैदा कर दो। पता लग गया यहाँ तक क्या हो? अब यहाँ ये क्या कार्यपालिका, कार्यपालिका में पता कौन हो? एक तो प्रधानमंत्री होगा और उसके 24-25 आसपास मंत्री होंगे, जिसकी सरकार होगी, जिसकी जो बहुमत, जिसके पास बहुमत होगा ना लोकसभा में, जिसके पास बहुमत होगा वो कार्यपालिका में होगा। वर्तमान समय में यहाँ मोदी है, मोदी सरकार है, 9-10 साल तो भाई है, 9 साल से यहाँ मोदी सरकार है कार्यपालिका में, वह कार्य कर रही है देश में, वो कार्य कर रही है, समझ बात है। वह व्यवस्था बना रही है, उसे बोल लो व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्था तो यही कर रही है हमारे लिए, उसे व्यवस्थापिका बोल लो, यही कार्यपालिका हमारी। बात समझ में आ रही, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ठीक। दूसरे नंबर पर ये हो न्यायपालिका। लेकिन एक बात बता दो मैं तुम्हें, बताओ जो कार्यपालिका के अंदर बैठा हुआ, समझ, कार्यपालिका के अंदर पता लगा कौन? मोदी होगा और उसके साथ बहुत सारे मंत्री होंगे। तेरे पास भाई विदेश मंत्रालय होगा, तेरे पास भाई वन मंत्रालय होगा, तेरे पास पर्यावरण मंत्रालय होगा, तेरे पास कपड़ा मंत्रालय होगा। ये सामने मोदी जी बैठे हुए, ये टेबल पर उनके मंत्री बैठे हुए, उन्हें मिला के बननी मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका। बात समझ में आई है? लेकिन पता क्या हो, दिक्कत पता क्या हो, जहाँ संसदात्मक प्रकार की जो सरकार हो, उसमें जो कार्यपालिका और विधायपालिका बहुत नाम मात्र का अंतर हो। देखो मैं कैसी लाइन खींची, नाम मात्र का अंतर का मतलब पता क्या हो? इसका मतलब जो कार्यपालिका में सदस्य आए ना, वे लोकसभा राज्यसभा में उठ पाए। नु बताओ, जो यहाँ बैठे हुए मोदी जी और ये बहुत सारे सदस्य बैठे, कहाँ तो उठ पाए हैं? इसमें तो आए लोकसभा में या राज्यसभा में। जब मोदी हो चुनाव नहीं जीतता होगा, कहीं ना कहीं तो लड़ा होगा हो, तो इसका मतलब जो कार्यपालिका के सदस्य है ना, वे हमेशा लोकसभा राज्यसभा में हो, या ऐसे भी कह सकते दूसरी भाषा में विधायपालिका में कूद के समाओ, आते नहीं। भाई मोदी की जितने सारे मंत्री बैठे हुए, ये कहाँ था है, ये कहाँ था है? कहते हैं लोकसभा में था या राज्यसभा में था, उन्हें मंत्री बनाया गया, ठीक। लेकिन पता क्या हो, जहाँ अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार हो ना, जहाँ इसके विधायपालिका और कार्यपालिका के बीच सेपरेटेड अंतर हो, बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर कट सेपरेशन, सही बात है। जरूरी नहीं है कार्यपालिका के सदस्य विधायपालिका की श्रेणी में, जहां भी जिस देश में भी अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार होगी, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार, वहां जो कार्यपालिका का जो प्रमुख हो वो हो राष्ट्रपति। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका इसका जो प्रमुख हो वो हो प्रधानमंत्री। इसलिए हमारे यहाँ सारी पावर प्रधानमंत्री के हाथों में। तुम सोचते नहीं अमेरिका में पता नहीं क्यों राष्ट्रपति पावरफुल है, भारत में पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री पावरफुल, यूं क्योंकि वहां अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है और हमारे यहाँ संसदात्मक प्रकार की सरकार है। और संसदात्मक प्रकार की सरकार में जो कार्यपालिका उसका जो प्रमुख हो वो प्रधानमंत्री, और जो अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है ना, उसमें जो कार्यपालिका उसका जो प्रमुख हो वो हो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका उसमें राष्ट्रपति बैठेंगे और उसके मंत्री बैठेंगे। हमारे यहाँ रूल क्या है, कार्य संविधान में लिखा हुआ कार्यपालिका के सदस्य, जहां संसदात्मक सरकार का स्वरूप हो, कार्यपालिका के सदस्य हमेशा लोकसभा राज्यसभा तक आ सके। लेकिन इनके यहाँ जहां अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार हो, वहां जो कार्यपालिका के सदस्य वे जरूरी नहीं है विधायपालिका देंगे। राष्ट्रपति को लग रहा ना, रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति को वो मंत्री बना देगा। हमारे यहाँ नहीं ऐसा कर सकते।
हमारे यहाँ अगर वो लोकसभा में राज्यसभा में होगा तो ही कार्यपालिका में आएगा, मंत्री बनेगा, नहीं तो मंत्री नहीं बन सकता। ये अंतर हो अध्यक्षात्मक सरकार में और संसदात्मक सरकार में। समझ, अम्बेडकर ने बताया कौन सी अपनाई, अम्बेडकर ने या तो कर दी खारिज या अपनाई। अब तुम सोचते होंगे अम्बेडकर ने इस वाली सरकार को क्यों अपनाया, इस वाली सरकार का स्वरूप को क्यों नहीं अपनाया। बात समझ में आ रही है। तुम ऐसी पॉलिटिक्स पढ़ रहे, किसी भी बोलने लायक रह जाओगे, चुनाव लड़ेंगे ना, कल को भाषण दोगे तो यार क्या गजब का बोल रहा बंदा, कितनी नॉलेज है सर। समझ नहीं बात है, सुन तो भी अच्छा लगेगा, तो वो पता लग रहा है मैं सुनूंगा तुमसे क्या बताया मैंने। समझिए क्लास जब भी खत्म होगी यहाँ तक, किसी भी देश में सरकार के दो रूप होंगे, क्या तो संसदात्मक स्वरूप होगा या अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा। सरकार जो सरकार उसके तीन अंग हो, एक हो विधायपालिका, एक हो कार्यपालिका, एक हो न्यायपालिका। जो जहाँ सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, जहाँ सरकार उसका कौन सा रूप होगा, संसदात्मक, वहाँ विधायपालिका और कार्यपालिका में नाम मात्र का अंतर होगा, नाम मात्र का अंतर। ये कच्ची लाइन खींच दी मैंने, समझ बात यार। और लेकिन जहाँ अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा सरकार का, वहाँ विधायपालिका और कार्यपालिका में क्लियर कट सेपरेशन होगा, बिल्कुल अलग होगा। जरूरी नहीं है यहाँ कार्यपालिका के अंदर जो सदस्य ले जाएंगे, जो राष्ट्रपति यहाँ का प्रमुख हो, उसके पास जो बैठेंगे मंत्री, वे जरूरी विधायपालिका था। एक आधा ले लिया, दो चार ले लिए। राष्ट्रपति को जो लगेगा ना, रास्ते में जो चल रहा व्यक्ति ने, अच्छा तुझे संविधान की जानकारी, तुम सोनू जी हो, आ जाओ मेरी मीटिंग में, तुमने भले ही चुनाव नहीं लड़ा, आ जाओ मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूँ। हमारे यहाँ नहीं बना सकता सर। हाँ वहाँ तो डायरेक्ट बना देगा, किसी को मंत्री बना देगा राष्ट्रपति। देख वो खुद कोई बोल रहा है भाई जी, इधर तो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होगा तो ही मंत्री बनेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। वहाँ मंत्री वही बनेगा जिस जनता ने चुन कर भेजा होगा। वहाँ ऐसा नहीं है, सही बात है, वहाँ ऐसा नहीं। बात अंतर समझ में आया। एक बार मैं थोड़ा सर्वे कर लूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताइए। अभी आगे घबराओ ना, टेंशन न लो, पहले जितना मैं समझा रहा है इस पर ध्यान कर लगा। बताओ मुझे कि मैंने यहाँ सरकार के कितने रूप हो, किसी भी देश में सरकार के कितने रूप हो। सरकार के दो रूप हो, एक संसदात्मक, एक अध्यक्षात्मक स्वरूप। सरकार के दो स्वरूप हो, एक तो संसदात्मक स्वरूप, एक हो अध्यक्षात्मक स्वरूप। भारत में कौन सा संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक। अब जैसे सरकार के कितने अंगों बताओ मुझे, कौन कौन सा। अच्छा इसमें जो विधायपालिका और कार्यपालिका में बीच में जो अंतर हो वो नाम मात्र नाम क्यों हो अंतर पता, क्योंकि जो कार्यपालिका के जो सदस्य हो, विधायपालिका का मतलब कहाँ था, वो लोकसभा में था। यानी यहाँ जो मंत्री बैठा हो मोदी की मीटिंग में, वो कहते हैं लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का। सड़क पे चलता हुआ आदमी मंत्री नहीं बनाया जा सकता, जनता चुनकर भेजेगी, और जनता चुनकर भेजेगी क्या तो लोकसभा में भेजेगी, राज्यसभा में भेजेगी। मनमोहन सिंह का नाम सुना है, उन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा था, वो राज्यसभा का सदस्य था। जब जाकर वहाँ कार्यपालिका में उसे प्रधानमंत्री बनाया था सोनिया गांधी ने। समझ नहीं बात, या वहाँ पढ़ा था उसमें पंजाब की यूनिवर्सिटी में, वहाँ पढ़ा था, वहाँ तो ठेका ले गई थी सर। समझ में आया बात है। उसे फिर राज्यसभा का चुनाव लड़वाया, राज्यसभा की सीट पर आया असम तक, और उसके बाद क्या करा, उसे फिर बाद में जाकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया 2005 में लाकर। समझ गए। पहले तो मुझे अगर पढ़ा लिखा है ना, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे राज्यसभा में, हाईली क्वालिफाइड। समझ बात है, दूर दूर दराज राज्यसभा बहुत पढ़े लिखे। राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 ही सीट, 3 सदस्य गए हुए यहाँ तक, तीनों बीजेपी के हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है ना ज़्यादा। ठीक, इस तरह 5 बताओ, इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर अमेरिका में चले गए तो वहाँ अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार, और जहाँ भी अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार होगी वहाँ का जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वे हमेशा विधायपालिका की श्रेणी तक आएंगे। विधायपालिका की श्रेणी तक आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। अध्यक्षात्मक बोले ढंग से करोगे, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इसे बोल रहे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाल्टी गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पता लग गया। बताए इसमें इस सरकार के कितने रूप हो, कौन कौन से। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक। तू बता सरकार के कितने रूप हो। 2, कौन कौन से। हाँ अध्यक्षात्मक। इसमें क्या अंतर बताया मैंने, इसमें सरकार के कितने अंग हो, पहले बता सरकार के कितने, कौन कौन से। नहीं, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसमें भी तीन रूप होंगे सरकार के। अब बता इसमें अंतर क्या बताया मैंने। कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे चुने जाएंगे। बात समझ में आई। इसमें कैसा होगा। हाँ ऐसे ही बताना कि भाई जी वो राष्ट्रपति को जो लगेगा ना, राष्ट्रपति को लगेगा अच्छा ये तो शर्मिला, ये तो संविधान में पारंगत होगा, इसे सोनू भाई ने पढ़ाया, इसे बहुत जानकारी होगी संविधान की। आ जाओ अमेरिका की कार्यपालिका में आपका स्वागत, मंत्री बना देगा ठेका से।
अच्छा, इसे ये फलाने कल्लू के लुंडे को कपड़े की नॉलेज होगी, कपड़े कपड़े बेच कपड़ा मंत्री बना देगा, उठाएगा, चुनाव लड़ा नहीं आज तक, समझ गए। ओ, इससे बाद में बात कर लिए, इन दोनों में अंतर बता करे। इसका नाम बता पहले क्या है। संसाधन, संसदात्मक, संसदात्मक, एक नाम नहीं बोला जा, पहले इससे बात कर ले क्या कह रही है। ये कौन सा रूप, क्या अंतर है दोनों में। हाँ, ऐसी सरकार का ऐसा स्वरूप कहाँ सी, और ऐसा कहाँ सी, भारत। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अम्बेडकर ने यह वाली व्यवस्था क्यों अपनाई, यह वाली क्यों नहीं अपनाई। संविधान तो अम्बेडकर ने लिखा है, कलम तो उसके हाथ में ही थी, समझ बात है। अम्बेडकर ने यह वाली व्यवस्था क्यों अपनाई, यह क्यों नहीं अपनाई। मुझे एक बात बताओ करिए यार, जो व्यक्ति ना जिस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जिस देश में 8 के 8 धर्म पनपे हो, जिस देश में डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी में विविधता हो, इतना बड़ा देश हो, वहाँ जनता तक पहुँचना बहुत जरूरी। और यहाँ जो बैठे हुए ना सारे जनता के नुमाइंदे, वे जनता ने चुनकर भेजा, वोट डाला था ना, सही बात है, वोट डाला था। और हम ना इनसे सवाल पूछ सकते हैं लोकसभा में, उन तो कौन सवाल पूछ लगा, यहाँ जाए उन तो कौन सवाल पूछ लगा, सड़क पर से नू कहेगा तेने मुझे चुनकर भेजा था, जो मेरे सवाल पूछ रहा, वोट दी थी मुझे, समझ नहीं बात है, पता लग गया। जो अगर तो यहाँ के मंत्री से सवाल पूछेंगे हम, समझ तो पूछेगा तेने मुझे वोट दी थी। अब इनके सवाल तो पूछ सका, बे रमेश पोखरियाल निशंक तुझे 10 बार जिता दिया हमने, यहाँ तक क्या करा तेने यहाँ के लिए, जनता ने वोट दी थी ना, जनता ने चुनकर भेजा। अम्बेडकर को सब पता था सही में ये तानाशाही हो सकती है, इसलिए उसने क्या करा, इसे वाली सरकार को स्वरूप को अपनाया नहीं। अम्बेडकर तो पूछा गया था संविधान सभा में, बताओ ये वाला सरकार का स्वरूप क्यों नहीं अपना रहे। तो अम्बेडकर, बहुत सारे लोग थे जो कह रहे वाला क्यों नहीं अपना रहे, क्यों कह रहे भारत का जो संविधान है, भारत बहुत बड़ा देश है, इतनी सारी जनसंख्या, अगर मैं इस वाले स्वरूप को अपनाऊंगा हो सकता है बाद में जाकर तानाशाही हो जा। और हम ये जनता ने जो जनता आया या मंत्री तो कम से कम सवाल तो पूछ सकती है, और सवाल पूछते हैं हम, देखो कि तुमने हमारे लिए क्या करा, 5 साल तक तुम्हारी सरकार आई थी, तो 5 साल की सरकार तुम्हारे लिए हमारे लिए क्या करा, हम तुम्हें वोट क्यों देव, हम देने के नहीं तुम्हें वोट। अब जा अगर वो मंत्री और ये वाली सरकार होती तो सड़क पर चलने वाला इंसान मंत्री बन जाता, सवाल किस तो पूछते हैं, देख विवाद भी होता, दंगे फसाद होते, कठिनाई पैदा होती, और इतना बड़ा देश है हमारा। अब देख पता लगा उन्होंने कहाँ तक सोचा देख कह रहा मोदी अपनी घरवाली को बैठा देते हैं लाकर, समझ में आया बात है। तो किसी को भी मंत्री बना देते, और तो फिर हमसे सवाल भी नहीं पूछ सकते, बताओ क्या कहते, क्यों कहते वोट दी थी हम किन इनके ऊपर। हाँ, वो हमारी सरकार, हमें इसे पढ़ना भी नहीं, हमारे देश में है नहीं ऐसी व्यवस्था, क्यों पढ़ना, तुझे नियंत्रण है नहीं है, सही बात है। लोकसभा में राज्यसभा में, ओए एक सवाल पूछ रहा हो कि लोकसभा में राज्यसभा में क्या अंतर हो। लोकसभा का जो निर्वाचन का मतलब चुनाव हो, वो 5 साल में एक बार हो। इन 5 साल, अगले साल 2024 में होने वाला है, सही बात है। जब लोकसभा का चुनाव होगा तभी प्रधानमंत्री बनेगा, सही बात है। तो प्रधानमंत्री देखते हैं अगली बार कौन बनेगा 2024 में, ठीक। और दूसरा जो राज्यसभा का चुनाव हो ना, तो वोट डालने नहीं जाने का। लोकसभा के चुनाव में जो जिसकी उम्र 18 साल तो ऊपर वे सब वोट डालने जाएंगे, और जो राज्यसभा के चुनाव है ना, इसमें तू नहीं वोट डालने जाने का। तेरे जो विधायक है पूरे देश के अंदर जो विधायक ये वोट डाल लो जब जाकर राज्यसभा का सदस्य चुना जाओ, समझ बात है। एक आसान भाषा में ऐसा समझ सके। कार्यपालिका में ऐसे प्रावधान नहीं है। कार्यपालिका में जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा, मोदी के पास बहुमत है, तो राष्ट्रपति पता क्या करेगा उसे, राष्ट्रपति उसे नेता बना देगा और कार्यपालिका का प्रमुख बना देगा उसे। जब आई तू प्रधानमंत्री, तेरे पास बहुमत, जिसके पास ज्यादा सदस्य हो। हाँ बता तू बता, तू क्या पूछना। अध्यक्ष नहीं कहते, अध्यक्ष तो उसे बैठेगा जो गद्दी में बैठा हुआ, जो सामने बैठे हुए ना, मैं उन्हें बोलो सदस्य। हाँ, एक चीज क्लियर करनी तुझे। अब बता, तू बता क्या पूछ रहा। राज्य के अंदर, राज्यसभा के अंदर नहीं आते। यहाँ इस राज्य के अंदर आओ विधायक, ये विधायक आएंगे विधानसभा में, जो हमारे यहाँ की विधानसभा है, और विधानसभा में 70 विधायक बैठे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा, उसमें 70 विधायक, यहाँ 70 विधायक वे विधानसभा में जाकर बैठेंगे। और विधानसभा में तो ये वोट पड़ेगी। राज्यसभा के सदस्य यहाँ तो 3 सदस्य चुनकर भेजे जाएंगे, जाओ उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करो, उत्तराखंड की बातें करनी, तुम वहां जाकर राज्यसभा में बैठ कर। किसमें, इसमें लोकसभा में, ये लोकसभा में हमने वोट डाल के भेजा, और वोट डाल के भेजा, ये हमारे क्षेत्र का, इस क्षेत्र का लोकसभा की 5 सीटें हमारे यहाँ से उत्तराखंड में,
तो यहाँ जो लोकसभा के सदस्य ने ये भी हमारे जिस क्षेत्र में जो भी आ रहा है यहाँ का प्रतिनिधित्व करा जाएगा, समझ भाई, इस क्षेत्र का विकास करेगा जहाँ जो एरिया इसके अंडर में आगा। एक लोकसभा का जो सदस्य है उसके एरिया में बहुत सारा एरिया हुआ, हरिद्वार का एरिया जो पूरा सीट उसके अंदर ही आ रही है, सही बात है। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, हाँ। जैसे लोकसभा में कह रहे हो तो ये नंबर वाइज कह रहा है, देखो पहले स्थान पे से रखोगे दूसरा ना। वो पोजीशन में। वो जो तू पूछना चाह रहा है ना वो तेरा कन्फ्यूजन बाद में जाकर दूर हो जाएगा। लोकसभा पूरी पढ़ाई जाएगी, राज्यसभा पूरी पढ़ाई जाएगी। अभी सामान्य जानकारी दी, पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन फिर भी जो तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहे हैं ना वो पूछ सकते हो, क्योंकि तो मुझे तो पूरी जानकारी है। पर सारा डाउट क्लियर करना चाहिए, ये डाउट बार बार नहीं बचना चाहिए। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वे प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ते हाँ, जो लोकसभा में बैठेगा ना वही प्रधानमंत्री बन सका, जो राज्यसभा में बैठेगा वो प्रधानमंत्री बन सका। बना नहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह नहीं बना, समझ बात यार। बस लोकसभा में ज्यादा सदस्य किसके पास है, उस राजनीतिक पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। बहुमत किसके पास है या ज्यादा सदस्य किसके पास है उसका प्रधानमंत्री बनेगा। बात समझ में आई है। और वो फिर कार्यपालिका में जाएगा और कार्यपालिका में एक प्रमुख होगा और समझिए 24-25 के आसपास मंत्री होंगे, समझ बात है। उसे बोल लेंगे मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री में हूँ या मंत्री परिषद। जैसे भाई आप बता रहे हैं हाँ। केंद्र शासित प्रदेश मतलब उन पर जो सिर्फ मतलब वो सरकार उसकी होगी मोदी की, हाँ, तो वे जो राज्य होंगे मतलब उन पर राज्य की मतलब राज्य की सरकार भी होगी ना उसमें, किसमें? जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में कोई सरकार नहीं होती, केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार हो सके, केंद्र की सरकार हो। सिर्फ इसमें तो इसमें लोकसभा में तो बहुमत मिल सके, राज्यसभा में तो बहुमत मिल सके। हो सकता राज्यसभा में बहुमत हो, जब पता लग रहा यहाँ से ले है लो, जब यहाँ से ले लो। जब इस एरिया में ज़्यादातर विधायक पता किसके होंगे, जब ज़्यादातर विधायक उसके होंगे क्या कहते हैं उसके बीजेपी के, तो फिर वो राज्यसभा का सीट भी तो उसमें जाएगी। फिर जो जनता किसे पसंद कर रही है, ये भी एक प्रकार से जनता का है। सुन लो, जो लोकसभा का जो सुन लो भाई, जो लोकसभा का निर्वाचन हुआ ना वो हुआ प्रत्यक्ष रूप से, हमने डायरेक्ट चुन कर भेजा। और जो राज्यसभा का जो निर्वाचन हुआ ना, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे थे उन्हें चुन कर भेजा। इसे बोल रहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। इसका अप्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं चुना ना, इनडायरेक्ट चुना ना, समझ गए। ये राष्ट्रपति होंगे, ठीक, पता लग गया। हमारे यहाँ कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार? संसदात्मक, पहले से बोलना चाहिए लो, संसदात्मक। अरे यहाँ कौन सी सरकार है? अध्यक्षात्मक। भारत में सरकार है या अमेरिका में? ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है। बात समझ में आई है। इनके यहाँ नहीं होता ऐसा। अच्छा, हमारे यहाँ जो लोकसभा राज्यसभा क्या हुआ, उनके यहाँ सीनेट और कांग्रेस क्या हुआ? सीनेट और कांग्रेस, सही बात है। तो इनके यहाँ जो हम तो क्या हुआ लोकसभा को, हम तो क्या हुआ लोकसभा, वे क्या हुआ सीनेट, और उसको क्या हुआ राज्यसभा को कांग्रेस। कांग्रेस उनका नाम है, उनकी सभा का नाम है राज्यसभा का। बात समझ में आई है, ठीक। तो ये हमारे पास 9 पॉइंट होंगे हमारे पास, समझ में आ रहा बात। जो डाउट है ना वही क्लियर करने तुम यहाँ बैठ कर। बात समझ में आया, ठीक। अब मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, तो बताओ जो कार्यपालिका में कौन हो? कार्यपालिका में कौन हो? प्रधानमंत्री होगा और उसके मंत्री होंगे, उसमें मिला के मिलेगी मंत्री परिषद, वो होगा मंत्री परिषद हो उसमें। और इसका काम पता क्या हो? जो कानून बनाए जाए इनके द्वारा उनका पालन करवाना। और इसका काम पता क्या हो? अगर कानून है ना, सुन लो ध्यान लगा कर, अगर जो कानून अगर वे जो बनाए गए में अगर वे संविधान के आधार पर नहीं बनाए गए और संविधान के आधार पर नहीं बनाए गए, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो इसका मतलब है जो न्यायपालिका ना इनको बिल्कुल सेपरेटेड हो। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है जहाँ संसदात्मक प्रकार की सरकार हो। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा यहाँ हो कोई लेना देना नहीं है। यूँ नहीं है कि इसके तहत इसमें बैठेंगे जाकर, नहीं, एकदम सेपरेटेड स्वतंत्र स्वतंत्र संस्था है, किसी की रोक टोक नहीं है। इसलिए न्यायपालिका तो ये सारे डर सब टोटल A to Z, ये सबका बाप है जुडिशरी, ये सुप्रीम कोर्ट जो देश में बैठा हुआ। समझ बात क्या? जब किसी को न्याय नहीं मिलता तो यहाँ तो न्याय मिला, लेकिन नेता जय भीम पिक्चर देखो जाएगा, पता लग जाएगा संगनी को न्याय कहाँ मिला बाद में जाकर, सुप्रीम कोर्ट से जाकर न्याय मिला। सही बात, टाइम लगाओ देखो पिक्चर जाकर पता लग जाएगा। ये सबका बाप है, सेपरेटेड अंतर। कार्यपालिका के जो सदस्य हो ना, कार्यपालिका के सदस्य कटे गड्ढे में मिलाकर जबरदस्त मात्रा में डांट पड़े ना, आए दिन डांट पड़ती रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खरी सुनाई, ये न्यूज चलती रहती है आए दिन। समझ में आई बात है? कहते हैं मुझे क्यों सुनाई? क्योंकि कार्य तो कर रहे संविधान के आधार पर नहीं कर रहे। अगर संविधान के आधार पर कार्य नहीं करोगे, इसका काम हो कानून की समीक्षा करना। जितने भी कानून बनाए गए वे संविधान के आधार पर बनाए गए क्या? ऐसा नहीं है कोई ऐसा कानून बना देंगे चलो हम कल को संविधान खत्म करते हैं, नहीं। सीधा बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चक्कू फेर देगा,
फेरा हुआ। बताऊँ एक प्रसंग बताऊँ ऐसा, पता क्या हुआ था, इन्होंने मिलकर, ये कार्यपालिका वाले, इन्होंने कहा लोकसभा वालों को, बहुमत है ही नहीं मोदी का, इसने कहा एक काम कर यार, ये न्यायपालिका वाले बहुत कूद है। उसने कहा क्या करो, क्यों कह रहे बार बार ये कुछ भी सुनाते रहे हम, और टीवी पे फिर न्यूज़ चल जाए, फिर मेरी छवि खराब हो, क्यों, इनकी नियुक्ति हम करेंगे। इन्होंने ऐसा कानून बनाया कि इनकी नियुक्ति हम करेंगे, यानी कार्यपालिका, इस लाइन थी नहीं जो लाइन, इसमें छेद होने जा रहे थे, समझने की बात है, कह रहे इनकी नियुक्ति, ऐसा कानून तैयार करा इन्होंने, यहाँ पास करवा लिया, ऐसा यहाँ भी पास करवा लिया, 2015 की बात है, यहाँ पास करवा लिया, यहाँ पास करवा लिया, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया इन्होंने। और ऐसा कानून था वो कि जज 31-32 जजेस टाइम सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सबकी नियुक्ति मोदी सरकार करेगी। और लोगों के हाथ पैर फूलने होंगे कि बस एक ही तो संस्था थी जो बच रही थी, समझ में ये बात या। तो बाद में जाकर 15, 16, 17, 18 सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट के बाद सामने बात आई ना, समझ में बात या, तो जो इन्होंने संविधान संशोधन 17, 18, 20 पन्नों का जो तैयार करा था, एक इस तरह से नियुक्ति होगी, ऐसा ऐसा चुनाव करेंगे इनका, इन्हीं जज को हम यहाँ तक भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे, आया ये सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा, क्यों कहा आपके द्वारा जो अधिनियम बनाया गया है ना, ये संविधान के आधार पर नहीं है, और हम इस पूरे को खारिज करते हैं, पूरा अधिनियम काट दिया, 99वां संविधान संशोधन पूरा रद्द कर दिया। इतनी पावर है उसके पास। और मोदी सरकार देखती देखती रही, खड़ी खड़ी हाथ, कुछ भी ना बोल सकी। पूरा संविधान जो इन्होंने बनाया ना, चाहे लोकसभा ने बना के भेजा, राज्यसभा ने बना के भेजा, राष्ट्रपति ने बना के भेजा, पूरा संविधान जो 99वां संविधान संशोधन था, अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके, जो 99 नंबर का था ना, पूरा रद्द कर दिया, पूरा। इतनी पावर। जब तो सब मैंने कहा था नहीं, जो किसी से नहीं डरता ना, वो कोर्ट से डर। सही बात है। कौन? न्यायपालिका के जो मुख्य न्यायाधीश हो ऊपर बैठे हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जिसे बोल रहे, वे है ना जो ऊपर बैठे हुए इस टाइम, उन्हें भी हटाने की प्रक्रिया संविधान में दे रखी। मैं संविधान डर रहा, समझ बात यार, ठीक। और संविधान कभी किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता, न्याय करेगा। बात समझ में आई? मजा आ रहा होगा तुम पूरा। यही तो नॉलेज हो, और क्या नॉलेज हो। इनके यहाँ भी ऐसा ही प्रावधान पता लग चुका। अम्बेडकर ने ऐसा प्रावधान क्यों बनाया, समझ बात, उसे पता था ये चाड़ा कर सको, समझ बात यार, उसलिए लाइन खींच दी, सेपरेटेड लाइन खींच दी उन्होंने। रोज दंगे फसाद हो, बता तू भी, तेरी भी समझ गया ऐसी छवि हो रही, कल लग रहा तू ही संविधान लिखेगा मुझे। चलो नोट कर लो इससे सारा कुछ। योजनाबद्ध तरीका का परिणाम।